नाज़रीन आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। मोदी हुकूमत के 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए हुकूमत के 6 महीने के कामकाज पर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया है। कांग्रेस बीजेपी को उसके इंतखाबी वादों से पीछे हटने और यूपीए हुकूमत के अहम मंसूबों को अपनाने और कुछ मंसूबों को बंद करने जैसे इश्यूज पर बुकलेट जारी की गई है। महंगाई, बेरोजगारी और काले धन पर सरकार की नाकामी क्या दिखाती है? क्या मोदी हुकूमत इन 6 महीनों में अवाम से किए गए वादों पर पूरी उतर पाई है? इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे दाइश की। दाइश के बहकावे में आकर दुनिया भर के मुस्लिम नौजवान सीरिया, इराक में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से एक करीब मजीद भी था जो महाराष्ट्र का रहने वाला था और इस दाइश के चंगुल से वो भाग आया है। उसने जो कहानी बयां की है उससे ये साफ जाहिर होता है कि दाइश कोई जिहाद नहीं कर रहा है, बल्कि जिहाद के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। कौन लोग हैं दाइश के पीछे और इनका मकसद क्या है? मुस्लिम दानिश्वर इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? इन्हीं मौजूआत पर हम बात करेंगे और इन दोनों मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। इसके अलावा हम कुछ मेहमानों से फोन लाइन पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। कांग्रेस मरकज में बरसर इक़्तिदार मोदी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को घेरने की तैयारी में अब पूरी तरह से लग गई है। एनडीए हुकूमत के 100 दिन के कामकाज पर कांग्रेस ने कांग्रेस बीजेपी को उसके इंतखाबी वादों से पीछे हटने और यूपीए हुकूमत के अहम मंसूबों को अपनाने और कुछ मंसूबों को बंद करने जैसे इश्यूज पर बुकलेट जारी किया गया है। बुकलेट में उठाए गए अहम इश्यूज को हथियार बनाकर कांग्रेस पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर हमला करेगी। 33 सफ़हात की इस बुकलेट को कांग्रेस के लीडर अजय माकन ने जारी किया है। हुकूमत ने कई यू टर्न लिए हैं। वोट के लिए लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए हैं, लेकिन इरादा सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का था। मैं आप लोगों का ध्यान 23 जनवरी 2013 को उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के बयान पे दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा और कटक में जाकर के कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि द एंटायर कंट्री इज इम्पेशेंट टू नो एज टू हाउ नेताजी डाइड एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। द मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ शुड बी अनवील्ड बाय द सेंटर। ये इन्होंने 23 जनवरी 2014 को इनकी ये स्टेटमेंट आती है और हैरानी की बात यह है कि 6 महीने भी नहीं गुजरते हैं आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर जब एक्टिविस्ट ने, आरटीआई के एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई के जरिए से राजनाथ सिंह जी के उस बयान के भरोसे पे जब जवाब मांगा तो 39 फाइलें, 39 फाइल्स नेताजी के बारे में जो उनकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में है उसको देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो आज हम लोग, राजनाथ सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि अब देश के अंदर अपने आप बहुमत लेकर के आई है, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? जबकि आपने जनवरी 2013 में चुनाव के बीच में, चुनाव के प्रचार के समय एक तरीके से आपने जब देश के सामने केंद्र सरकार से इसकी जानकारी मांगी और आज आप खुद उसको मना कर रहे हैं, तो क्या आपको और भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज कांग्रेस पार्टी, राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती है सबसे पहले। और आज सुनते हैं क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर बीजेपी का। हमें तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो अपने 10 सालों की नाकामियों का एक नगाड़ा बजाता हुआ बुकलेट जारी करनी चाहिए। अगर वो 10 सालों की अपनी नाकामियों को देखने में अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है और अभी भी अहंकार और अराजकता के माध्यम से अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो फिर उनका ऊपर ही वाला मालिक है। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी हमें दिख नहीं रही कि कोई उसकी दिशा है, कोई भी उसकी नीति है, न कोई सकारात्मक सोच है और न ही आत्मचिंतन करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं।
स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे सिराज नकवी साहब से कि कांग्रेस के चाहे अजय माकन की बात हो या अभी जो ये कहने वाले हैं वो किस तरह का रद्द अमल आता है एक सहाफी की हैसियत से। आप ये बताइए कि राजीव जी के लगातार कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आवाम के दरमियान जाना चाहिए, आवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ाना चाहिए और जो काम यूपीए गवर्नमेंट ने किए उसके बारे में अभी वक्त है कि बताकर रिवाइवल किया जाता है। तो क्या बुकलेट जारी करके कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि इस वक्त सवाल ये नहीं है कि किसका रिवाइवल होगा, कैसे होगा, कब होगा जी। सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को भ्रम में रखने की स्थिति में रखा और भ्रम में रखा कांग्रेस के बारे में, सरकार के बारे में, आज वो सरकार खुद भ्रम में चली गई। आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रत्येक जो घोषणा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान की थी उस पर उलटबाजी कर रहे हैं, यू टर्न लेने का काम कर रहे हैं। तो नोबल कमेटी से अपील है कांग्रेस पार्टी की कि उलटबाजी के लिए, यू टर्न लेने के लिए मोदी जी को नोबल प्राइज देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था काले धन के मामले में, जिस तरह से उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस साहब के मामले में, जिस तरह से उन्होंने कहा था रोजगार के मामले में, जिस तरह से उन्होंने कहा था किसानों के मामले में, जिस तरह से उन्होंने कहा था पत्रकारों के मामले में, और हरियाणा में पत्रकारों पे जो लाठीचार्ज हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है 6 महीने की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आइए सिराज नकवी साहब से ये जानना चाहते हैं कि आपने अजय माकन साहब को भी सुना, राजीव त्यागी जी को सुना। ये जो कांग्रेस, जाहिर सी बात है 6 महीने की कारकर्दगी पर ये बुकलेट है, बार बार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को अब क़यादत में तब्दीली करनी चाहिए। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आवाम के दरमियान जाना चाहिए और जो अपनी कारकर्दगी रही है साबिक़ हुकूमत में उसको लोगों के बारे में अब भी अगर बताया जाए तो कुछ वक्त है। और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर हुकूमत को घेरने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए, कांग्रेस को क्या करना ये तो कांग्रेस जाने, और कांग्रेस जो इल्जाम लगा रही है उन इल्जामात के बारे में उनका नजरिया सियासी हो सकता है, लेकिन मैं इतनी बात मैं भी महसूस करता हूं कि बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो कुछ कहा उसके उलट कर रही है। और अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब फरमा रहे थे कि कांग्रेस को मजबूत सियासत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस को भी मजबूत सियासत करनी चाहिए, निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी भी सियासी पार्टी को, लेकिन ये मशवरा खुद उन्हें अपनी पार्टी को भी देना चाहिए। इसलिए कि अगर उन्होंने ये बात कही थी, ये बात उठाई थी कांग्रेस सरकार के दरमियान कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुतालिक जो तमाम कागजात हैं जो उनके मौत के हालात बयान करते हैं वो तमाम फाइलें मंजर-ए-आम पर लाई जाएं, और आज वो हुकूमत में आने के बाद जबकि राजनाथ सिंह जी खुद वजीर दाखिला हैं उससे इनकार कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब वो भी निगेटिव सियासत कर रहे थे। ये बात अपने आप में उनके निगेटिव पॉलिटिक्स का ही सबूत है। इसी तरह से दीगर मामला हैं, महंगाई का मामला है। महंगाई के बारे में जो कुछ ये सरकार कह रही है, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। मसलन पेट्रोल डीजल के दामों की कमी की बात है, वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमी हो रही है, उसके लिए सरकार अगर क्रेडिट सीधे तेल कंपनियों को दिया जाता था, लेकिन ये हुकूमत जो है सरकार आवाम को इसका फायदा दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास इस तरह के कोई आदाद शुमार नहीं है कि मैं जिससे ये साबित कर सकूं कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी सरकारों में जब ये तेल की कीमतों में कमी आई तो कमी हुई है। ये इत्तेफाक की बात है महज कि इस बार ये पिछले कुछ अरसे से ये चीज बहुत तेजी से हो रही है, कई मरतबा हुई है लगातार कि तेल की कीमतों में बड़ी भारी कमी आई है। दूसरी चीज ये कि आदाद शुमार की सतह पर सरकार जो कुछ कह रही महंगाई के ताल्लुक से, हकीकी सतह पर वो चीजें अभी तक साबित नहीं हुई हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, कई दूसरे मामलात हैं। ब्लैक मनी की बात अभी आप कर रहे थे कि कांग्रेस ने भी इल्जाम लगाया है, तो ये बात सही है कि ब्लैक मनी के ऊपर कांग्रेस भी कुछ लोगों के नाम छुपाती रही थी और कांग्रेस पर यह इल्जाम लगाया गया था उस वक्त यूपीए सरकार पर, इन्होंने बीजेपी और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने, कि वो लोगों के नामों को छुपाना चाहती हैं और इसमें खुद उनके कुछ अपने मफादात पोशीदा हैं। अब जब इनकी सरकार आ गई है, बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी ने वादा किया था, उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने भी वादा किया था कि वो इन नामों को जाहिर करेंगे अवाम के सामने, तो अब वो बैनुल-अक़वामी मुआहिदों का हवाला दे रहे हैं। इन्हीं मुआहिदों का हवाला तो कांग्रेस सरकार ने भी बिल्कुल सही कहा आपने राजीव त्यागी जी। इस वक्त कांग्रेस का सरमाया इजलास चल रहा है पार्लियामेंट में, और किस किस इशू पर कांग्रेस पार्टी घेरने की तैयारी कर रही है? एक चीज और लोगों को पता चलनी चाहिए जी, जो मैं बताना चाहूंगा जी। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की जी, पिंजरे में बंद होता भारतीय जनता पार्टी का, हर चीज जो संवैधानिक व्यवस्था हो भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी दूध के दूध पानी का पानी क्यों नहीं करती है? काले धन के मामले में या भ्रष्टाचार के जो हमारे पे आरोप लगाए थे,
क्या वास्तविकता है? मेरे सीनियर एक बहुत पत्रकार बैठे, मैं सुन रहा था, उनको बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका, नकवी साहब का। मैं कहना चाहूंगा, क्या 2G में और कोल गेट में, दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये एजम्पशन था कि अगर इसकी नीलामी होती तो सरकार को इतना रेवेन्यू प्राप्त होता जी। अगर हम टेलीफोन के मामले में, 2G के मामले में अगर नीलामी करते तो लोगों की कॉल रेट भी बढ़ती। तो आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी पे सारी चीजें हैं, पिंजरे के बंद तोते से लेकर के हर संवैधानिक व्यवस्था, जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजे, लेकिन अल्लाह ताला के लिए, ईश्वर के लिए, जीसस के लिए, वाहेगुरु के लिए हम पे इल्जाम लगाना बंद करे और कुछ काम करे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को, खेत किसान को उनको बेहतर प्राइस दे, मिडिल क्लास को महंगाई से निजात दिलाए। क्या आलू 35 रुपए किलो नहीं बिक रहा है देश में? राजीव जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि 6 महीने में पूरी तरह से नाकाम रही है मोदी सरकार, लेकिन क्या वजह है कि असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर रही है और वैसी जगों पर भी भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिल रही है जहां वो नहीं थी? तो क्या, किस फैक्टर की वजह कर, क्या वजह है उसका भी कारण? जी, आपने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को बैठाया हुआ है, वो जानते होंगे इतिहास के बारे में। सन 77 में जब चुनाव हम लोग बाग हारे थे, जनता पार्टी जीती थी, स्टेट्स में, राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का गठन हुआ। 80 में फिर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी, तो फिर स्टेट्स में कांग्रेस सरकारों का गठन हुआ। 89 में वीपी सिंह जीते, तो फिर सरकारों में जनता दल और उनके सपोर्टर्स का सरकार बनने का काम हुआ। मेरा कहना यह है कि हनीमून पीरियड होता है, वो हनीमून पीरियड साल भर के करीब करीब रहता है केंद्र सरकार के हिसाब से। जैसे जैसे केंद्र सरकार के बारे में असलियत खुलती जाती है, उसके बाद क्या नाम उसका। बहुत दिलचस्प बात आपने कही है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सिराज नकवी साहब से इस हनीमून पीरियड के बारे में कहते हैं, आपको क्या लगता है कि यह हनीमून पीरियड 1 साल तक ही रहेगा या आगे तोसी? क्योंकि जहां भी हुकूमत बन रही है वो असेंबली में 5 साल के लिए बन रही है। रियासतों में, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरे मरहले की पोलिंग कल ही होनी है, यानी कि 2 दिसंबर को। वहां भी किसी न किसी तरीके से जिस तरह का टर्न आउट हुआ है, तो इस टर्न आउट के लिए मोदी फैक्टर को ही बताया जा रहा है कि उन्हीं की वजह कर, उन्हीं के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद आ रहे हैं। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जहां इलेक्शन हो रहे हैं अभी, वहां किसकी वजह से हुआ ये तो साबित इलेक्शन के नतीजे आने के बाद होगा पता। लेकिन जहां तक इन जो अभी तक इंतखाबात हुए हैं, महाराष्ट्र की बात करें आप, हरियाणा की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, हालांकि ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए हैं उनमें बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। और ये चीज़ के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, लेकिन स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो मुकम्मल इलेक्शन हुए वहां उसे जीत हासिल हुई। ये चीज़ कम से कम एक बात की तरफ इशारा करती है कि अवाम इस्तेहकाम चाहते हैं। अवाम ने जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी वहां समाजवादी एक सोच ये भी हो सकती है कि मरकज में जिसकी सरकार है, उस सरकार रियासत में बने तो इमदाद ज्यादा आसानी से। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि इस्तेहकाम चाहते हैं। इस्तेहकाम का मतलब अगर स्टेट में समाजवादी पार्टी की सरकार है और कुछ एमएलए उनके पास कम है या कुछ कमजोर हैं, तो उनको फतह दिलाई है। यही बिहार का मामला, दूसरी जगहों का भी मामला है। अलबत्ता राजस्थान का मामला थोड़ा सा अलग है कि वहां या मध्य प्रदेश के ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। वो वहां के हुकूमतों से नाराजगी का भी सबब है। लेकिन साहब, इसी बीच श्रीकांत जी, बीजेपी के लीडर, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, आपके खिलाफ, यानी कि आपकी पार्टी के खिलाफ बुकलेट जारी किया गया है। इल्जाम है, राजीव त्यागी जी भी कह रहे हैं, अजय माकन जी ने भी कहा है कि 6 महीनों में सिर्फ कांग्रेस हर महाज पर, यानी कि हर स्टेज पर नाकाम रही है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, लोकतंत्र है और कांग्रेस विपक्ष में है, और मैं कहूंगा कि अधिकृत विपक्ष भी नहीं है जी, क्योंकि जनता ने उनको उतना मैंडेट भी नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के मित्र बहुत जल्दी में है जी। अभी 6 महीने सरकार को हुए हैं और लोकसभा में जो बड़े मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था और बैड गवर्नेंस का जो कुशासन था कांग्रेस का, वो मुद्दा था। और हमारी केंद्र की सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, और जो बैड गवर्नेंस था जिससे दुनिया के अंदर भारत की जो छवि खराब हुई थी, तो यहाँ निवेश नहीं आ रहा था, और वो माहौल जो है सकारात्मक बना है। अब यहाँ निवेश भी आ रहा है, उससे यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और 100 बिलियन के आसपास लगभग उतना यहाँ निवेश आया है, जो कि 10 साल का जो बैड गवर्नेंस था वो नहीं हो पाया। तो आम जनता जो है, जो महंगाई से त्रस्त थी, इस सरकार के आने से महंगाई से लोगों को मुक्ति मिली है। और अब आलोचना करते रहिए, और हमको मैंडेट मिला है 60 महीने का। लेकिन बहुत सारे काम बगैर अपोजिशन लीडर के मशवरे के किए जा रहे हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी कमेटी है जिसमें अपोजिशन लीडर का रहना जरूरी था। और इस मामले पर अवाम का भी ये कहना है कि थोड़ी सी अखलाकी जिम्मेदारी या बड़ा दिल अगर दिखाए बीजेपी,
तो अपोजिशन का दर्जा देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और उससे फायदा ये होगा, कहा भी जाता है कि अगर अच्छे तरीके से सरकार चलाना है तो अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। देखिए, ये चीजें मेरे और आपके कहने से तो नहीं हो पाएंगी, ये तो संविधान है, लोकतंत्र है। क्योंकि 84 में जब बीजेपी 2 थी और ये 414 थे, तब इनका बड़ा दिल कहाँ चला गया था? तब इनको बड़ा दिल रखकर इनको लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए था। ये परिवर्तन होता है, ये समय परिवर्तनशील है, इसका ही बड़ा उदाहरण है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बड़े काम रुके हुए हैं नेता अपोजिशन की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। एक कानून है कि वो जो अब जैसे कल एक समिति की बैठक होगी जिसमें सीबीआई चीफ की नियुक्ति होनी है, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता है वो उसमें शामिल रहेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई काम रुकता नहीं है। ये तो श्रीकांत जी, आपका मजमूई तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत बेहतर काम कर रही है, और आपने काफी चीजें गिनाई भी कि बहुत ऐसा काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थोड़ा सा रिएक्शन हम लेना चाहेंगे पहले राजीव त्यागी जी से, उसके बाद सिराज नकवी साहब से। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना अभी राजीव त्यागी जी श्रीकांत जी को? नहीं, श्रीकांत जी को मैं सुन नहीं पाया, उनकी आवाज नहीं पहुंच। नहीं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस के जो लीडरान हैं बीजेपी पर तनकीद करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी उन्हें मौका देना चाहिए, और ये उनके कहना का मतलब था। देखिए, ऐसा होता है कि लिफाफा जो है खत का मजमून बता देता है। ये कहावत है, ये एक मुहावरा है, इसको समझ ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। बात पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भारतीय जनता पार्टी की रही है, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, पाकिस्तान के फ्रंट पे उन्होंने क्या किया, देश के फ्रंट पे उन्होंने क्या किया, हम लोग बाग आतंकवादी पकड़ के लाते रहे, आतंकवादी छोड़ते रहे। तो ये सब चीजें लोग बाग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं, यानी लोग समझने लगे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुख्तसर रिएक्शन चाहेंगे सिराज नकवी साहब से। आपने दोनों की बातें सुनी, और इससे पहले हम शुक्रिया अदा कर दें राजीव त्यागी जी का और श्रीकांत जी का भी आलमी समय से जुड़ने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले सिराज नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की लफ्जी जंग कहा जाए, या फिर जिस तरह से कहा जाए कि बगैर अपोजिशन की ये सरकार चल रही है, और ये कहा भी जा रहा है कि कोई काम रुकता भी नहीं है, आपको क्या लगता है कि कुछ नयापन देखने को मिल रहा है इस वक्त? नयापन कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है शबाब साहब, जो जल्दबाजी की बात कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से, तो जल्दबाजी का कोई मामला नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो स्टैंड आपका बतौर अपोजिशन पार्टी था, उन्हीं इश्यूज पर आज 6 महीने के अंदर जो आपने अपना स्टैंड चेंज किया, उस पर आपको घेरा जा रहा है। कोई नए इश्यूज नहीं है ऐसे। तो 6 महीने की बात हो या 6 दिन की बात हो, अगर उन 6 दिन में भी अगर आपकी सरकार को आए हुए 6 दिन होते सिर्फ, और आपका स्टैंड बदला हुआ होता, तो आपको घेरा जाना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मामला था, मान लीजिए ब्लैक मनी का मामला था, तो जो आपने स्टैंड चेंज किया है अपना, बात उस स्टैंड चेंज करने की हो रही। जब आप अपोजिशन में थे तो आप कुछ और बात कह रहे थे, आज जब आप सरकार चला रहे हैं तो आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो इसमें 6 महीने और ये 6 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आपने अपना नजरिया बदल दिया, अपना तरीका बदल दिया। जब आप सरकार में आए तो अपनी बात बदल के कुछ और कह रहे हैं। तो नजरिया बदला है, तरीका बदला है, ये सरकार एनडीए की, ये इल्जाम है एनडीए की सरकार पर। फिलहाल वक्त हो गया है, इस वक्त हालात हाजरा में सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दाइश के बढ़ते असरात, या उसमें कुछ शामिल होने वाले दूसरे लोगों के, क्योंकि दाइश में शामिल होने वाले अरीब मजीद के बारे में भी बातचीत करेंगे, जिनसे पूछताछ के दौरान कई नए इंकशाफात हुए। लौटते हैं वक्त के बाद। गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब सिराज नकवी साहब।
दाइश में शामिल होने वाले अरीब मजीद के बारे में सब लोग जानते हैं। पूछगछ के दौरान कई इंकशाफात किए हैं मजीद ने। उसने कहा है कि दाइश कोई जिहाद नहीं कर रहा है। अरीब ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि कल्याण से गए 3 हिंदुस्तानी दाइश में शामिल हो गए हैं, जहां वो खाना बनाने का काम कर रहे हैं। एनआईए के जराये के मुताबिक अरीब को दाइश में शामिल होने पर कोई अफसोस नहीं है। अरीब के मुताबिक शुरुआत में दाइश के लोगों ने उसे बैतुल खला साफ करवाया, लेकिन जब उसने यह काम करने से इनकार कर दिया तो उसे AK-47 चलाने की तरबियत दी गई। उसने यह भी बताया है कि यूएई में रहने वाला हिंद निजाद एक और शहरी दाइश में शामिल हो चुका है। वहीं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि कानून के मुताबिक ही अरीब मजीद को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं कि हमारे पड़ोसी देश में यदि किसी प्रकार कहीं पर भी इस प्रकार के यदि कोई आतंकवादी संगठन खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर, अल-कायदा के जो पर्चे बटे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के युग में यदि किसी देश में यदि कोई घटना घटित होती है तो कोई अछूता नहीं रह सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कैसे रोकेंगे सर, उसके लिए कोई खास प्लानिंग है? यह बस प्लानिंग है हम लोगों की। रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकेंगे इस संबंध में भी जो हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की। और कोई और अरेस्ट भी पॉसिबल है ISIS वाले मामले में? कोई और अरेस्ट भी पॉसिबल है? हो सकता है। सिराज नकवी साहब, आपने काफी मुतालिया किया है दाइश के सिलसिले में। अब हिंदुस्तान से वाबस्तगी को देखकर जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से एक लड़के ने कुछ इंकशाफात किए, उसको देखकर आपको क्या लगता है, ये समझबूझकर ऐसा किया गया है या फिर अगर देखा जाए जानबूझकर अगर नहीं भी किया गया हो तो ये वर्गलाया जा रहा है नौजवानों को एक मरतबा? जाहिर है वर्गलाया जा रहा है, लेकिन इससे कोई बरी जिम्मा नहीं हो जाता। जो आदमी गलत राह पर गया है तो किस लिए गया है, इसकी जांच हमारी जांच एजेंसियों को भी करनी चाहिए। और ये यकीनी तौर पर बड़ी बाइस तशवीश बात है अगर एक आदमी भी इस तरह की हरकतों में मुलव्विस पाया गया है। हालांकि उसने कहा कि और 13 नौजवान हिंदुस्तान से इस तरह से गए हुए हैं, तो ये बड़े अफसोस की भी बात है और तशवीश की भी बात है कि आखिर वो क्या हालात थे जिनकी वजह से इन लोगों को वहां जाने का एक जुनून सवार हुआ। और ये इसके पीछे असबाब को भी मतलब इसकी जांच भी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी ही काम नहीं है, बल्कि जो दूसरे जिम्मेदार इदारे हैं समाजी सतह पर और जो उससे वाबस्ता चीजें हैं कि इस तरह का प्रोपेगेंडा अगर कुछ तंजीमें कर रही हैं, लोगों को रगला रही हैं, तो उन पर निगाह रखी जाए। वो निगाह सिर्फ एजेंसियां नहीं न रखें, जैसे कि मैंने भी अर्ज किया, जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो लड़का ये सब कुछ कर रहा था तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी थी। आपने जिम्मेदारों की बात की और ये भी कहा जा रहा है कि मिल्लत के जो लोग हैं, दानिशवरान और मजहबी रहनुमा हैं, वो भी खामोश हैं। और इसीलिए हम इस वक्त बात करेंगे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मौलाना, आपको क्या लगता है कि मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों की जो खामोशी है उसकी वजह कर कुछ हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि अगर लड़के नौजवान अगर बहक रहे हैं तो उनको कम से कम काबू में किया जा सकता है? और जिस तरह से कहा गया है कि इस्लामिक टेरर स्टेट हिंदुस्तान और हिंद के जो कुछ और इलाके हैं उसे बनाया जाएगा, ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। ना उलमा ना दानिश्वर तबका खामोश नहीं है। सबके ख्यालात और तासुरात बार बार मीडिया में आ रहे हैं। जो कुछ भी जिस तरीके से ये बॉम्बे का वाकया सामने आया है ये हकीकतन बहुत ही तशवीशनाक है। और जैसा कि अभी अर्ज किया गया कि ये पहली जिम्मेदारी तो वालिदैन की है कि वो देखेंगे उनके जो नौजवान है अगर वो बहक रहे हैं तो उसके असबाब क्या हैं। और फिर इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि जो कुछ बात सामने आ रही है वही हकीकत है कि इसके पीछे कुछ और बातें हैं जो कि सामने नहीं लाई जा रही हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से ये मुस्लिम नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश और साजिश हो। और अगर हकीकतन इन दोनों में से कोई बात है तो दोनों बातें बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक हैं। और मुसलमान अपनी जगह पूरी तरीके से इस बात पर मुत्तफिक हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कि जो कुछ भी ISI वहाँ पे कर रहा है, IS इराक में या दूसरे ममालिक में, वो उनकी अपनी एक जंग है। उसको जिहाद का नाम देना या मजहबी लड़ाई का नाम देना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है, बल्कि ये एक इक़्तिदार की लड़ाई है जो इससे पहले दूसरे हुक्मरान वहाँ पे लड़ते रहे, उसी की एक कड़ी है।
तो इक़्तिदार की लड़ाई है और हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी तरह से इस बात पर मुत्तफिक हैं और मौलाना ने यह भी कहा है कि यह कहना गलत है कि मिल्लत के लोग इस पर खामोश हैं। और एक जो खास बात, सबसे अहम बात जो उन्होंने कही मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने, कि मुमकिन है कि इसकी सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो पाई है या जो बयानात उनसे लिए गए उसमें शफाफियत नहीं हो। अर्शी खान साहब इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं, लगातार दाइश के अमूर पर, मामलों पर बातचीत होती रहती है उनसे। अर्शी खान साहब ने ये जो नया मामला हिंद से वाबस्तगी का आया है उसके सिलसिले में क्या रद्द-ए-अमल है आपका? आपने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब की बातें सुनी, इससे पहले सिराज नकवी साहब को आपने सुना कि इंतहाई तशवीशनाक बात है, लेकिन इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, आप जानते हैं कि करीब 2001 या 2002 से खास करके जो मुस्लिम यूथ है या जो मुस्लिम कम्युनिटी है हिंदुस्तान की 200 मिलियन, इसके खिलाफ मुस्लिम बैशिंग चल रही है। और जिस तरह से बुश ने वॉर ऑफ टेरर चलाया वर्ल्ड में, उसी तरह से हिंदुस्तान में चल रहा है। तो पहले सिमी का नाम आता था आपके 2005-2006 तक कि सिमी दहशतगर्दी फैला रही है। उसके बाद कई लोगों को पकड़ा, उसके बाद फिर इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया। ये रिकॉर्ड भी काफी लंबा चलता रहा। अब दूसरा रिकॉर्ड ये आ रहा है कि कायदतुल जिहाद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलकायदा इन साउथ एशिया, अब इस पे एक नया ये कैसेट बना रहे हैं, इस पे चल रहा है मामला। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जितने लोग पकड़े गए, जो पीछे पकड़े गए, उनकी कैसी तफ्तीश हुई, क्या सही तफ्तीश हुई, क्या उसमें जो है हमारी सरकार के ही लोगों ने या जो सरकार के अफसर ने क्या रोल प्ले किया? करकरे साहब ने जब तमाम चीजों को जाहिर किया तो उनके साथ क्या हुआ, किसने मारा, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी लड़का यहां से जा रहा है, चाहे वो 4 लड़का हो या 12 लड़का हो या 50 लड़के हों, तो वो जब जाते हैं तो उनको यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट करता होगा, कोई लिंक मैन होगा, और एक नहीं कई लिंक मैन होंगे। इसकी जानकारी सरकार को जरूर होगी, इसलिए कि सरकार, आप जानते हैं कि मुसलमान के मोहल्लों में खाना कौन सा बन रहा है ये सरकार को पता होता है। बिल्कुल, एक नहीं करीब 6-6, 7-7 इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, लोकल हैं, पुलिस के हैं, डीएम के हैं, आईबी हैं, आईबी के बहुत सारे एजेंट हैं। कौन सी खाना बन रहा है मुसलमानों के घर में ये इनको पता है, कौन से ट्रक में गाय जा रही है, भैंस जा रहा है, बकरी जा रही है, ये इनको पता है। तो इनको ये पता नहीं कि यार कौन से लड़के कहां से कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, कौन इसमें लिंकमैन है, किसने वीजा इशू कराया, क्या पर्पज था। जो वहां पे आपके एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कोई भी आदमी जाता है, कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं तो पूछते हैं भाई आप किस लिए जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे, तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। अर्शी खान साहब ने बहुत अहम इशू उठाया है, सिराज नकवी साहब के कोई लिंकमैन होता है जरूर, अगर इस तरह के इरादे से लोग गए हैं, इसी तरह से कोई उठ के चला नहीं जा सकता। और लगातार नजर भी रहती है सभी एजेंसियों की, और खास तौर पर एक सबसे अहम बात हुई जिसकी तरफ मौलाना ने भी इशारा किया और आपने भी इशारा किया कि क्या इस तरह की तफ्तीश में शफाफियत है, सही तरीके से तफ्तीश की गई है, और जो बातें उस नौजवान ने कही हैं क्या वही बातें छनकर सामने आई हैं या फिर उसमें कुछ और मिलाया जा रहा है? देखिए, शफाफियत तो इस तरह की जांच के मामलों में आमतौर पर नहीं पाई जाती जी। तो एजेंसियां जो कुछ कह रही हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि फिलहाल हम उन पर यकीन कर लें। लेकिन ये बात सही है कि बार बार जांच एजेंसियों की बहुत सी चीजें गलत भी साबित होती रही हैं, और जो कुछ इस लड़के ने बताया है उसमें एक बात तो कम से कम साबित है, उसमें शफाफियत या अगर शफाफियत का कोई सवाल नहीं कि वो वहां गया और वहां पर उसकी कुछ सरगर्मियां रहीं, वो सरगर्मियां क्या थी और अब वो उसके वापस आने का मकसद क्या था, ये जांच का मौजू है। लेकिन जैसे कि अभी अर्शी खान साहब भी फरमा रहे थे कि इस पूरे मामले की बड़ी तफसीली तौर पर जांच होनी चाहिए, और ये भी यकीनी तौर पर बात में जगह दुरुस्त है कि जांच एजेंसियां इतनी मजबूर और लाचार नहीं है कि वो इन सब चीजों को पता ना लगा सके। उनको पता रहता है तो आखिर वो क्या हालात थे कि जिनकी वजह से एक नौजवान को ये इस बात का मौका मिला, या कुछ और नौजवान जैसा कि कहा जा रहा है कि उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये भी देखना होगा कि इन तमाम बातों के पीछे या इन तमाम जो दावे हैं इनके पीछे मकसद क्या है। बार बार अर्शी खान साहब इस तरह का वाकया होता है तो एक बात यह भी कही जाती है कि चूंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सिर्फ मुस्लिम तबके की बात यहां पर नहीं है, हिंदुस्तान की आबादी चूंकि बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो अगर जो भी कोई वो मौका देखते हैं तो उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि यह भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें? फैक्टर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने, इसलिए कि मैंने काफी टेररिज्म पे स्टडी किया, करीब 10-12 साल से मैं कर रहा हूं, मैंने ये पाया है, खास करके मैंने जो ट्रेंड देखा है, ट्रेंड और जो पैटर्न है टेररिज्म में, वो ये देखिएगा कि आजकल कुछ लोगों का ग्रुप है जो 10th, 11th, 12th और बीए के लड़कों को बहका रहे हैं जी, मतलब जिहाद के लिए या इस तरह की चीजों के लिए उनके कान भर रहे हैं और उनको डिसोसिएट कर रहे हैं अपने फैमिली से और फिर उनको बहका रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो लोग हैं वो मुसलमानों के भेष में है, मुसलमान ही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो स्पॉन्सर्ड लोग हों,
हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड लोग हों। और वही लड़के जब वो तैयार हो जाते हैं और उस तरह की बात वो जब फेसबुक पे लिखते हैं, फोन से बात करते हैं, करने का कुछ नहीं, इसलिए कि कोई भी चीज करने के लिए यानी सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, आपके कहने का मतलब ये है। और प्रोफाइलिंग बनती है, प्रोफाइलिंग बनने के बाद फिर वो फंस जाते हैं और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल सही कहना है आपने अर्शी खान साहब, एक बहुत बड़ा मौजू है जिसके बारे में काफी घंटे बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी है, वक्त हमारे पास कम है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय के साथ बातचीत करने का। और सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हालत हाज़िरा में बस इतना ही। हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करेंगे हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।